बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th की बायो स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर 1 है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका टॉपिक 1.1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम पे समझा दूंगा और उसके बाद हम बुक को भी रीड कर लेंगे ताकि आपको बुक रीडिंग में बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, इमेजिन करें कि आप फूड का कोई बाइट ले रहे हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिस्किट है और आपने उसका एक बाइट लिया। तो जब आपने बाइट लिया एक, तो फूड के जो पार्टिकल्स आपके माउथ में यहाँ से इंटर हुए, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे इंजेशन का। इसको आपने इन से याद रखना है, ठीक है। जिस तरह फूड के पार्टिकल्स जब आपके माउथ के अंदर इंटर होंगे तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इंजेशन का। अब ये फूड के पार्टिकल्स जो आपके माउथ में इंटर होंगे, ये यहाँ से ट्रैवल करते 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 आपके स्टमक में पहुँचेंगे। स्टमक के अंदर क्या होगा कि ये जो फूड के लार्ज पार्टिकल्स हैं, स्टमक इनको ब्रेक डाउन करके ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। लार्ज पार्टिकल्स को जो हमने खाए, उनको स्टमक के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर हम कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को हम नाम देंगे डाइजेशन का। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि फूड जब आपकी मुंह के अंदर इंटर हुआ, इसे हमने नाम दिया इंजेशन, ठीक है। अंदर से इन से याद रखना है। उसके बाद स्टमक में हमने क्या किया कि लार्ज पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर हमने तोड़ दिया, इसे हमने नाम दिया डाइजेशन का। अब डाइजेशन के बाद क्या होगा कि जो छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स बने हैं, स्टमक के साथ आपकी ब्लड की वेसल्स यानी खून की नालियाँ गुजर रही होती हैं। तो क्या होगा, इन खून की छोटी नालियों को हम कैपिलरीज का नाम देते हैं। तो ये जो फूड के छोटे पार्टिकल्स होंगे, अब ये स्टमक से मूव करके इन ब्लड वेसल्स के अंदर इंटर हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को अब हम नाम देंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? फूड के स्मॉल पार्टिकल्स जो कि डाइजेशन से बने थे, अब वो स्टमक से मूव करके ब्लड के अंदर इंटर हो गए, ठीक है। अब ब्लड में ये वाले फूड के पार्टिकल्स, अब जाहिर सी बात है फूड हमने ब्लड के अंदर इसीलिए इंटर किया ताकि हम उसको डिफरेंट ऑर्गन्स के पास लेके जा सकें ताकि वो उसको यूज़ करें, ठीक है। अब सपोज करें यहाँ हमारे पास एक ऑर्गन है हार्ट, ठीक है। और हार्ट के अंदर जाहिर सी बात है, आपको पता है कि हार्ट हमारे तमाम ऑर्गन्स सेल से बने होते हैं। अब क्या होगा कि वो फूड, वो पार्टिकल्स जो ब्लड के अंदर इंटर हुए थे, ब्लड उनको लेके डिफरेंट ऑर्गन्स के पास पहुंचेगा, फॉर एग्जांपल हार्ट के पास। तो वो फूड के पार्टिकल्स यहाँ ब्लड से होते 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 हार्ट के पास आ गए और हार्ट के सेल्स ने उनको यूज़ कर लिया किसी भी पर्पज़ के लिए। तो अब हार्ट के सेल्स जब उसको यूज़ कर रहे होंगे, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? यूज़ ऑफ फूड। सेल्स की जानिब से, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट सेल्स की जानिब से फूड की यूज़ करने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं एसिमिलेशन का। और आखिरी स्टेप हमारे पास क्या है? अब यहाँ पे फूड के वो पार्टिकल्स, स्टमक में वो पार्टिकल्स जो बॉडी को नीड थे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे, जो बॉडी की ज़रूरत थी, बॉडी ने उनको तो एब्जॉर्ब कर लिया ब्लड में, लेकिन सारे का सारा फूड एब्जॉर्ब नहीं होता। कुछ फूड के ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कोई ऐसा कंपोनेंट होता है जो बॉडी को नीड नहीं होता, तो बॉडी क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करती। वो वाला फूड का अनयूज्ड कंपोनेंट वो यहाँ से ट्रैवल करते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ईजेशन का। अब इसको हम बुक में रीड कर लेते हैं साथ साथ, और साथ साथ आप डायग्राम भी देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप है इंजेशन। मैंने आपको बता दिया फूड का मुंह के अंदर इंटर होना, टेकिंग इन अ फूड। दूसरा क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन में वो क्या बता रहा है कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। यानी यहाँ भी हमने देख लिया कि बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाना डाइजेशन कहलाता है। फिर तीसरा स्टेप है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। इसमें वो क्या बता रहा है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं पास आउट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब इनटू द ब्लड। तो यहाँ हमने यही देखा कि ये हमारे पास डाइजेस्टिव ट्यूब थी, ठीक है, आपको नजर आ रही है, ये ऊपर से ट्यूब आ रही है, स्टमक एक पूरी ट्यूब है। तो अब फूड के पार्टिकल्स जब मूव आउट हो गए, डाइजेस्टिव ट्यूब से बाहर निकल के ब्लड में आ गए, इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया एब्जॉर्प्शन का। अब चौथा स्टेप है हमारे पास एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में वो क्या बता रहा है कि मॉलिक्यूल्स आर टेकन इनटू सेल्स। अब वो जो मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर, जिस तरह हमने यहाँ देखा हार्ट के अंदर, सेल्स के अंदर चले गए एंड आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। और बहुत से सेल्स ने उनको बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल कर लिया। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है कि सेल्स ने, हार्ट के सेल्स ने फूड के पार्टिकल्स को यूज़ कर लिया, इसे हमने नाम दिया एसिमिलेशन। और आखिरी स्टेप है हमारे पास ईजेशन। ईजेशन में क्या था कि फूड इज़ रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। वो फूड जो बॉडी को नहीं चाहिए, वो हमने यहाँ देख लिया कि बॉडी ने उसको यहाँ से एक्सक्रीट आउट करके बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो इस तरह हमने ये पांचों के पांचों स्टेप्स पढ़ लिए। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमें बता रहा है कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके 2 सेट्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। तो अगर मैं आपको इसको डायग्राम पे समझाऊं, देखें ये हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है ओवरऑल, ठीक है। ये सारे ऑर्गन्स जो आपके सामने बने हुए हैं, ठीक है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। इसके हम इसको 2 सेट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है।
पहला सेट तो है जो एक किनाल आपको नज़र आ रही है, ठीक है। देखें ये माउथ से एक किनाल शुरू हो रही है, यहाँ से चलती 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 ये जो सारी किनाल है, इस किनाल को हम नाम देते हैं एलिमेंट्री किनाल का, ठीक है। ये तो एक सेट है, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, माउथ आ जाता है, फिर फेरिंग्स आ जाता है, फिर एसोफेगस आ जाता है, फिर स्टमक आ जाता है, फिर नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद ये रेक्टम और ये कोलोन आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें हैं जो एलिमेंट्री किनाल के अंदर नहीं है। तो पहला सेट क्या है हमारे पास, ये किनाल, इस किनाल के अंदर जो जो रेड लाइन के नीचे जो जो चीज़ें आ गई वो सारी चीज़ें हैं एलिमेंट्री किनाल, ये एक सेट हो गया। लेकिन सिर्फ ये जो एक सेट है, ये एलिमेंट्री किनाल है, ये अकेले खाने को हजम नहीं कर सकती। खाने को हजम करने के लिए हमें कुछ एडिशनल और केमिकल्स चाहिए, कुछ और एंजाइम्स चाहिए, ठीक है। वो एंजाइम्स कहाँ से आते हैं, और ग्लैंड से, ठीक है। अब ग्लैंड आपने पहले पढ़ लिया होगा, ग्लैंड क्या होता है, ऐसी चीज़ जो कोई सिक्रीशन प्रोड्यूस करे, जो कोई केमिकल प्रोड्यूस करे, ठीक है। सिंपली हम यहाँ लिखते हैं ग्लैंड। ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं सिक्रीशंस को, ठीक है। सिक्रीशन से मुराद यहाँ आप ऐसे समझें कि केमिकल्स, ठीक है। तो अब इस एलिमेंट्री केनाल को खाना हजम करने के लिए कुछ और केमिकल्स चाहिए, और वो केमिकल्स आते हैं ग्लैंड से, ठीक है। तो हमने एक और सेट बना दिया इन ग्लैंड्स का। इन ग्लैंड्स में आपको क्या नज़र आ रहा है, दो बड़े ग्लैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक ग्लैंड है ये वाला लीवर, ठीक है, और एक ग्लैंड ये आपको नीचे छुपा हुआ नज़र आ रहा है जिसे हमने नाम दिया हुआ है पेंक्रियाज का, ठीक है। तो हम अगर आपसे कोई पूछे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के दो बड़े कंपोनेंट्स बताएं, तो या दो सेट्स बताएं, तो पहला सेट है एलिमेंट्री केनाल, जिसमें पूरी केनाल आ जाती है, और उसके बाद उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। यहाँ इसने आपको यही बताया हुआ है कि पहला है एलिमेंट्री केनाल, इसके अंदर सारे प्रोसेस होते हैं जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, और इसके कंपोनेंट्स के नाम भी बता दिए, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, तो मैंने यहाँ आपको डायग्राम में पहले ही बता दिया। इसके अलावा दूसरे कंपोनेंट्स क्या हैं, ग्लैंड्स, दूसरा सेट क्या है, ग्लैंड्स का, ठीक है। अब ग्लैंड्स के अंदर लिवर और पेंक्रियाज को हमने देख लिया है। इसके अलावा भी 2-3 ग्लैंड्स होते हैं, जब हम आगे रीड करेंगे तो स्लाइवरी ग्लैंड्स जो यहाँ मुंह के अंदर होते हैं और स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, थूक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी ग्लैंड्स एलिमेंट्री केनाल की हेल्प कर। अब हम एलिमेंट्री केनाल को डिटेल के अंदर देखेंगे कि एलिमेंट्री केनाल क्या चीज़ है। तो पहले तो देखें कि हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं, हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं कि एलिमेंट्री केनाल स्टार्ट हो रही है माउथ से। आप इसको ऐसे याद रखें कि जिस तरह आप जब कोई चीज़ खाते हैं तो अब उस जो चीज़ आपने बाइट ले ली वो कहाँ कहाँ से गुजरेगी। तो सबसे पहले ये जो ओपनिंग है एक्सटर्नल, ठीक है, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हमने नाम दे दिया माउथ का। माउथ के बाद जो आपका बाइट है, जो आपका नवाला है, वो यहाँ आ जाएगा, इसको हम कहते हैं ओरल कैविटी, यानी मुंह के अंदर जो जगह होती है जहाँ पे जुबान है, दांत हैं, उसे हम नाम देते हैं ओरल कैविटी, ठीक है। तो आपने इसकी तरतीब याद रखनी है, सबसे पहले माउथ, उसके बाद ओरल कैविटी, उसके बाद वो खाना आपका गुजरेगा हलक से, जिसे हम नाम देते हैं फेरिंग्स का, उसके बाद वो खाना आ जाएगा आपका इस खुराक की लंबी सी नाली में, जिसे हमने नाम दे दिया एसोफेगस का। एसोफेगस से खाना पहुंचेगा स्टमक के अंदर, स्टमक में जैसे हमने पढ़ लिया डाइजेशन होगी, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक तो ये स्टमक है। स्टमक के बाद वो खाना इंटर हो जाएगा इस छोटी आंत में, जिसे हम नाम देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ से होता हुआ खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हो गई, उसके बाद यहाँ से शुरू होगी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में होता हुआ वो खाना यहाँ से एनस के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये हमने एलिमेंट्री केनाल का ओवरव्यू पढ़ लिया और इसके डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़ लिए कि माउथ होता है, माउथ के बाद ओरल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ से एक्सक्रीट आउट। अब हम इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। अच्छा, पहली लाइन में आपकी वो कहती है कि एलिमेंट्री केनाल के एक दो और बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। हम एलिमेंट्री केनाल को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या सादा लफ्ज़ों में GIT भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होता हुआ नाम मिलेगा GIT। ये एक कंटिन्यूस ट्यूब है, ये हमने पढ़ लिया, और इसकी लेंथ आपको MCQs के लिए आनी चाहिए। ये 9 मीटर्स लंबी होती है, डिफरेंट ऑर्गन्स पे ये स्पेशलाइज्ड हुई होती है, यानी ऐसा नहीं है कि एक बस लंबी सी ट्यूब है पाइप की तरह, पानी के पाइप की तरह, ठीक है। डिफरेंट जगहों पे स्पेशलाइज होने का मतलब है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस हुई होती हैं ताकि हम डाइजेशन के सारे प्रोसेस को। अब हम एलिमेंट्री केनाल्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास माउथ। तो माउथ क्या है, इसके बारे में सिर्फ आपने याद रखना है, डायग्राम में देखें, ये एक एक्सटर्नल ओपनिंग है बस, ठीक है। अब माउथ जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, वो उससे जब खाना इंटर होता है तो वो आ जाता है माउथ के पीछे वाली जगह पे एक खाली जगह होती है जिसे हम नाम देते हैं ओरल कैविटी। तो जब भी लफ्ज़ कैविटी बायो के अंदर आएगा तो आपने याद रखना है कैविटी बायो के अंदर हम कहते हैं स्पेस को, ठीक है, यानी स्पेस मतलब खाली जगह। तो मुंह के अंदर यानी माउथ से इंटर होके वो जो खाली जगह हमें नज़र आती है, इसे हम नाम देते हैं ओरल कैविटी का। आपकी बुक लिखती है कि जो ओरल कैविटी होती है वो उसकी बाउंड्रीज बनाते हैं अपर एंड लोअर जॉज। जॉज जो होती हैं वो जबड़ों को कहते हैं। मैंने इसके लिए आपके लिए एक डायग्राम लगाई हुई है। तो ये देखें, जो ऊपर वाली हड्डी है ना, ये सारी है आपका अपर जॉ, ठीक है, ऊपर वाला जबड़ा, और ये जो नीचे वाला है ये सारा आपका है लोअर जॉ। तो इन दोनों जॉज के दरमियान में अंदर वाली साइड पे जो जगह है उसे हम नाम देंगे ओरल कैविटी का।
अच्छा, और एक और बात आपको बता रहा है कि जो अपर जॉ होता है हमारा वो फिक्स होता है और लोअर जॉ इज़ मूवेबल। तो ह्यूमंस के अंदर जो ऊपर वाली हड्डी होती है हम उसको मूव नॉर्मली नहीं कर सकते। खाना चबाते हुए हम लोअर जॉ को, जो हमारा नीचे वाला जबड़ा है, नीचे वाले दांत हैं, उनको मूव करते हैं ताकि हम खाने को हजम कर सकें। फिर अगली अगली बात क्या है कि ओरल कैविटी कंटेन्स टीथ एंड टंग। जाहिर सी बात है, ये जो हमारे मुंह के अंदर स्पेस है इसके अंदर हमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो हमें दांत नज़र आती हैं, टीथ, और उसके बाद हमें ज़ुबान नज़र आती है जिसे हम टंग कहते हैं। इसके बाद जो हमारा खाना है वो अब तीसरी जगह पे आ जाता है जिसे हम नाम देंगे हलक का। ठीक है, तो माउथ से इंटर हुआ, ये ओपनिंग थी, फिर उसके बाद कैविटी के अंदर आया, फिर उसके बाद इसके पीछे हमारे पास, अच्छा, उसके बाद ओरल कैविटी के पीछे हमारे पास आ जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स कहते हैं हलक को। ठीक है, हलक के बारे में आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि एक तो नॉर्मल आपने याद रखना है कि ये रास्ता है माउथ से एसोफेगस का, यानी माउथ से किसी भी चीज़ ने जब खुराक की नाली में जाना है तो उसको फेरिंग के अंदर से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात इस रिलेटेड याद रखनी है वो ये है कि ये कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। यानी अभी तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम फूड का पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वो जगह है फेरिंग्स जहाँ से हमारा खाना भी गुजरता है और उसके साथ साथ एयर भी गुजरती है, हवा भी। उसको हम रिस्पायरेटरी सिस्टम वाला जब चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है जो आपने फेरिंग्स के बारे में याद रखना है। तो अब चौथा पॉइंट हमारे पास, खाना फेरिंग से अगला स्टेप है उसका एसोफेगस। तो अब खाना फेरिंग से गुजर के एसोफेगस के अंदर आ जाएगा। एसोफेगस जिसे हम उर्दू में खुराक की नाली भी कहते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं, बहुत आसान बातें लिखता है कि एक मस्कुलर ट्यूब है, मसल से बनी हुई ट्यूब है, ये फेरिंग से लेके स्टमक तक आती है। तो ये फेरिंग से शुरू होती है और कहाँ एंड होती है, यहाँ स्टमक के ऊपर। और इसके अंदर क्योंकि ये सिर्फ एक पैसेज है, सिर्फ एक रास्ता है जहाँ से खुराक गुजरती है, इसलिए इसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होती। अब अगला पोर्शन, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो खाना अब पहुँचता है वो पहुँच जाता है स्टमक के अंदर। अब स्टमक के बारे में जो डिटेल लिखी हुई है हम उसको पढ़ लेते हैं। पहली बात, पहली लाइन में आपकी बुक बताती है कि जो स्टमक है वो एक डायलेटेड पार्ट है। डायलेट होता है, डायलेशन का मतलब होता है खुला हो जाना। तो ऊपर से देखें, ये जो आपकी एसोफेगस आ रही है यहाँ से आ रही है और नीचे जाके ये ऐसे खुल रही है। ठीक है, डायलेट हो रही है, तो हम कहेंगे कि स्टमक जो है वो एक डायलेटेड पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा इसकी शेप रफली जे शेप्ड होता है। आपके सामने इसकी डायग्राम बनी हुई है कि जो स्टमक है वो एक जे शेप्ड ऑर्गन है। फिर आगे इसकी लोकेशन बता रहा है कि ये हमारे जो पेट है उसके लेफ्ट साइड पे होता है। ये जो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है इसकी ये वाली राइट साइड है और ये वाली इसकी लेफ्ट साइड है। तो ये स्टमक हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड के ऊपर होता है। फिर इसके बाद याद रखना है, इट इज़ जस्ट बीनीथ द डायाफ्राम। आपकी बुक कहती है कि ये जो स्टमक है ये बिल्कुल डायाफ्राम के नीचे। अब डायाफ्राम क्या होता है, यहाँ इस जगह के ऊपर एक मसल्स पड़ा होता है जो कि हमारे एब्डोमेन को, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को, स्टमक को और लीवर को, ऊपर जो लंग्स पड़े होते हैं, फेफड़े पड़े होते हैं, उनसे सेपरेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक मसल है बड़ा सा जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। तो अगर आपसे कोई स्टमक की लोकेशन पूछे तो आप कहेंगे कि हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड के ऊपर है, जस्ट बीनीथ द डायाफ्राम। ये डायाफ्राम है। ठीक है, तो बीनीथ कहते हैं नीचे, तो डायाफ्राम के नीचे और बॉडी की लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है, ये हमें स्टमक की लोकेशन आ गई। स्टमक की लोकेशन देखने के बाद हम उसकी ओपनिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वाला जो आपकी बुक का पैराग्राफ है ये स्टमक की ओपनिंग्स के बारे में बता रहा है। तो देखें, अगर हम स्टमक की डायग्राम को देखें तो स्टमक की हमारे पास दो ओपनिंग्स हैं। एक ओपनिंग है ये वाली जो ऊपर वाली साइड पे है, क्योंकि ये ऊपर हमारा हार्ट पड़ा होता है इस जगह के ऊपर। तो ये वाली जो ओपनिंग है ये हार्ट की तरफ है और हार्ट को हम बायो में कार्डिक का नाम देते हैं। तो ये जो ऊपर वाली ओपनिंग है इसको हम नाम देंगे कार्डिक ओपनिंग। और ये जो नीचे वाली ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग स्टमक का, ये जो ओपनिंग है, ये वाला जो रास्ता है, इसको हम नाम देते हैं पाइलोरिक ओपनिंग। ये लिखा हुआ है पाइलोरस, तो इसे हम नाम देंगे पाइलोरिक ओपनिंग का। अब ये जो दोनों ओपनिंग्स हैं ये सिर्फ नॉर्मल ओपनिंग्स नहीं होती, बल्कि इनके गिर्द, ये जो ओपनिंग्स है इनके गिर्द एक इस तरह का रबड़ बैंड लगा होता है ऐसे, जिसे हम वॉल्व भी कहते हैं। और बायो में इस वॉल्व को हम नाम देते हैं स्फिंक्टर का। इस स्फिंक्टर का फंक्शन ये होता है कि ये जो कार्डिक ओपनिंग है यहाँ पे इसके गिर्द जो स्फिंक्टर है इसका फंक्शन ये है कि एक दफ़ा जो भी कंटेंट स्टमक में, जो भी फूड स्टमक के अंदर पहुँच जाता है, इसको ये वापस ऊपर एसोफेगस में नहीं जाने देता। तो आप इसको ऐसे इमेजिन करें जैसे इस ओपनिंग के गिर्द एक रबड़ बैंड लगा हुआ है और वो रबड़ बैंड इस ओपनिंग को क्लोज करके रखता है। ऊपर से जो खाना आ रहा होता है उसको तो वो स्टमक में जाने देता है, लेकिन स्टमक से रिफ्लक्स जो वापस खाना जाना चाहता है उस खाने को ये वापस नहीं जाने देता। सेम इसी तरह ये जो पाइलोरिक ओपनिंग है इसके गिर्द भी हमारे पास एक स्फिंक्टर होता है, एक रबड़ बैंड होता है, एक वॉल्व होता है, जो कि नॉर्मली स्टमक से आगे भी नहीं जाने देता जब तक स्टमक के अंदर डाइजेशन कंप्लीट ना हो जाए। जब स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो ये वाला जो स्फिंक्टर है ये थोड़ा थोड़ा करके ओपन होता है ताकि हमारा फूड स्टमक से पास करके आगे इंटेस्टाइन के अंदर इंटर हो जाए।
तो ये वाला पैराग्राफ भी हमने रीड कर लिया। इसमें यही बता रहा है कि एक कार्डिक ओपनिंग है जो ऊपर वाली साइड पे है और इसके गिर्द एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। और स्टमक का ये जो ऊपर वाला एंड है ये वाला, इस पूरे एंड को हम कार्डिक एंड भी कहते हैं क्योंकि दिल वाली तरफ होता है। फिर नीचे इसके बाद वो आपको बता रहा है जो दूसरी तरफ ओपनिंग है वो पाइलोरिक ओपनिंग है और उसके गिर्द भी एक गार्ड होता है, एक वॉल्व होता है जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टमक कंप्लीट हुआ। स्टमक के बाद अब जो सारा कंटेंट है वो हमारा इंटर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे स्टमक एंड हो गया। अब स्टमक के बाद आगे ये जो सारी आ रही है ये आ गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। इसके लिए आप एक निमोनिक याद रख सकते हैं, उसे हम कहेंगे DJI। तो डी से बनता है ड्यूडिनम। ये देखें पहला पोर्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का उसे हम कहेंगे ड्यूडिनम। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो है उसे हम नाम देंगे जीजिनम और उसके बाद लास्ट पोर्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का उसे हम कहेंगे इलियम। तो DJI। अब इसके बारे में आपने ड्यूडिनम के बारे में एक बात याद रखनी है कि ये देखें ये जो ऊपर लिवर नज़र आ रहा है आपको, ये जो लिवर है, लिवर के अंदर से जितनी भी सीक्रेशंस आती हैं और पेंक्रियाज के अंदर से भी जितनी भी सीक्रेशंस, जितने भी एंजाइम्स आते हैं वो सारे ये ड्यूडिनम के अंदर ड्रेन होते हैं। ये अगर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से लिवर के अंदर बहुत से एंजाइम्स बनते हैं, वो यहाँ से इस नाली के ज़रिए इसके अंदर आके ड्यूडिनम के अंदर आके गिर जाते हैं। सेम इसी तरह पेंक्रियाज के अंदर भी जितने एंजाइम्स बनते हैं वो ड्यूडिनम के अंदर आके ड्रेन होते हैं। तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ लेते हैं। पहली बात तो बता रहा है कि इसका डायामीटर स्मॉल होता है। डायामीटर का मतलब क्या है कि इसकी अगर हम इसको अंदर से इसको सुराख देखें कि इसके अंदर जगह कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये जो इसका डायामीटर है ये इसका स्मॉल है। लेकिन इसके बारे में आपने एक और MCQ पॉइंट याद रखना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हमारा GIT ट्रैक का लॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक है, नाम तो इसका स्मॉल है लेकिन ये लॉन्गेस्ट पार्ट है GIT का। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है, सबसे लंबी ये होती है। अच्छा, तो इसके आगे 3 पार्ट्स हैं जैसे हमने देख लिया। ड्यूडिनम, इसकी लेंथ इतनी होती है और ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बाइल डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, हेपेटिक डक्ट, पेंक्रियाटिक डक्ट, ये सारी एम्प्टी करती हैं अपनी सीक्रेशन ड्यूडिनम के अंदर। जैसे मैंने इस डायग्राम में आपको समझा दिया, लिवर से, यहाँ गॉल ब्लैडर से और पेंक्रियाज से जितनी भी सीक्रेशन आती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पोर्शन में ड्रेन होती हैं? ड्यूडिनम में। ठीक है, इस बात को अपने याद रखना है। फिर आगे जीजिनम और इलियम की उसने लेंथ बताई हुई है कि इतनी इतनी होती हैं। तो फाइनली स्टमक के अंदर से, स्टमक से फूड हमारा इंटर हुआ ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम से जीजिनम, जीजिनम से इलियम। अब इलियम्स की इस जगह पे इलियम एंड हो गया, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी एंड होगी। अब फूड ने इंटर होना है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स को हम देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो सबसे पहला पोर्शन है, ये देखें, ये आपको एक पाउच सा नज़र आ रहा है, बड़ा सा पाउच नज़र आ रहा है। अगर आपको इसको दोबारा दिखाऊं, ठीक है, ये एक बड़ा सा पाउच है। इस पाउच को हम नाम देते हैं सीकम का। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पोर्शन है उसे हम नाम देंगे सीकम का। और सीकम के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि इसके साथ एक पतली सी नाली अटैच होती है जिसे हम नाम देते हैं अपेंडिक्स का। ठीक है, ये एक ह्यूमंस में वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता। फिलहाल हमने इसकी डिटेल नहीं पढ़नी, लेकिन आपको कम से कम ये पता हो कि सीकम जो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन है उसके साथ अपेंडिक्स अटैच होती है। सीकम के बाद हमारा फूड चला जाता है आगे कोलोन के अंदर। अब जो कोलोन है उसके 3 बड़े पार्ट्स हैं। जिस तरह आपने बचपन में पढ़ा होगा एसेंडिंग, हम एसेंडिंग मैथ में एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते थे। तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ जा रहा है कोलोन का, इसे हम कहेंगे एसेंडिंग कोलोन। ठीक है, और उसके बाद एक ये वाला पोर्शन है जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसे हम नाम देते हैं डिसेंडिंग कोलोन का। ठीक है, और ये जो दरमियान वाला पोर्शन है ये वाला, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या था? सीकम। ठीक है, सीकम के बाद फूड आया एसेंडिंग कोलोन, यहाँ से ऊपर गया एसेंडिंग कोलोन, फिर यहाँ से गया ट्रांसवर्स कोलोन के अंदर, ट्रांसवर्स कोलोन से होता हुआ ये डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, डिसेंडिंग कोलोन के बाद अगला पोर्शन आता है सिग्माइड कोलोन, और सिग्माइड कोलोन के बाद जो आपका फूड है वो इंटर हो जाता है रेक्टम में। ये आपका पोर्शन है रेक्टम, और रेक्टम के बाद ये जो इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है इसको हम नाम देते हैं एनस का या एनल केनाल का। तो इससे हमारा फूड है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो हम अब इसको रीड कर लेते हैं। आपकी बुक क्या बताती है कि लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड से लेकर एनस तक। तो देखें ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ एंड हुई इस जगह पे, यहाँ से लेकर एनस तक जो पोर्शन है जो कि आपकी बुक ने थोड़ा सा डायलेट करके मोटा करके दिखाया हुआ है, इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये डायामीटर में बड़ी होती है। ठीक है, डायमीटर का मतलब कि चौड़ाई, कि ये खुली कितनी है। ठीक है, इसके अंदर से डायमीटर कितना है। तो आपने याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में सबसे बड़ी है लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन डायमीटर में सबसे। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बनी हुई है कोलोन से, रेक्टम से और एनस से। ठीक है, और फिर आपकी बुक बता रही है कि जो सीकम है वो हमारा फर्स्ट पार्ट है कोलोन का। यहाँ हमने पढ़ लिया, ये यहाँ से कोलोन स्टार्ट हो रहा है तो ये सीकम इसका फर्स्ट पार्ट है। और फिर इसके बाद बता रहा है कि जो सीकम है उसके साथ एक पाउच लगा होता है जिसे हम नाम देते हैं अपेंडिक्स का। ये हमने देख लिया, यहाँ डायग्राम के अंदर भी हमने देख लिया कि ये सीकम था, ये वाली थैली छोटी सी सीकम थी और इसके साथ एक छोटी सी लंबी सी चीज़ अटैच थी जिसे हमने अपेंडिक्स का नाम दिया।
फिर उसके बाद वो जो कोलोन के सेगमेंट्स बता रहा है हमने पढ़ लिए, ऊपर जाने वाला एसेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है, ये एसेंडिंग जो ऊपर जा रहा है, फिर ये ट्रांसवर्स राइट साइड पे इस तरफ जा रहा है, फिर ये डिसेंडिंग कोलोन, और फिर उसके बाद ये सिग्मॉइड कोलोन। यहाँ से जो हमारा फूड है अब वो इंटर हो जाएगा रेक्टम के अंदर, ठीक है। अब हम इस फूड को, क्योंकि ये फालतू फूड है, कचरे वाला है, इसको हमने बॉडी से बाहर निकालना है, तो हम इसे नाम देंगे अब इसको फीसिस का, ठीक है। तो ये जो रेक्टम है, रेक्टम आपकी बुक बता रही है कि रेक्टम टेम्पोरेरीली स्टोर्स द फीसिस, इन फीसिस को आर्जी तौर पे हम रेक्टम के अंदर हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है, ठीक है। और फिर जब रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाते हैं फीसिस, उसके बाद ज़रूरत पड़ने पे इनको एनस के ज़रिए बॉडी एक्सक्रीट आउट कर देती है। और आखिरी पॉइंट जो आपकी बुक लिख रही है कि एनस के गिर्द, कि वो कह रहा है कि एनस इज सराउंडेड बाय स्फिंक्टर मसल्स, सेम इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ देखा था कि कार्डिक जो स्टमक की दो ओपनिंग्स थी, इनके गिर्द ऐसे रबर बैंड्स थे, स्फिंक्टर्स थे जो कि फूड की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे थे। सेम इसी तरह यहाँ पे एनस के गिर्द भी एक रबर बैंड है, एक वॉल्व है जो कि फीसिस की एक्सक्रीशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इससे हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को कंट्रोल मिलता है स्टूल का कि कब फीसिस को एक्सक्रीट आउट करना है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट लेक्चर एंड हुआ। हमने एलिमेंट्री कैनाल को डिटेल के अंदर देखा और उसके सारे पार्ट्स को देखा। लेक्चर 2 में हम इंशाल्लाह जीआईटी के जितने एसोसिएटेड जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको देखेंगे।